रहीम। इमरजेंसी कंडीशंस मैनेजमेंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्थमा। इसको लिखा एस्थमा जाता है लेकिन इसको पढ़ा जाता है एज़मा। ठीक है, एज़मा। एज़मा क्या होता है? एज़मा में हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो बेसिकली हमें सांस लेने में दुश्वारी क्यों होती है और उसका क्या मैकेनिज्म है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें, ये हमारे पास एक नॉर्मल लंग्स की पिक्चर है। जिस तरह हमारे फेफड़े होते हैं, ये नॉर्मल लंग्स है और ये जो है एयरवे है। अब एयरवे के अंदर हमारे पास जो ये इंटरनल कैविटी है, इसको हम ल्यूमन कहते हैं। ये नॉर्मल पर्सन की लंग्स हैं जिसको कोई एस्थमेटिक प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसके राइट साइड पे देखें तो ये एक ऐसा पेशेंट है जिसको एस्थमा है। तो आप देखें इसका ल्यूमन बहुत ही छोटा हो गया है और जो ब्रोंकियल वॉल है, ब्रोंकियल वॉल काफी इन्फ्लेमेशन दिखा रही है। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर आप देखते हैं कि नॉर्मल पर्सन का ल्यूमन बड़ा होता है जबकि एस्थमेटिक पर्सन में जगह जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई है और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से उसका जो ल्यूमन होता है बहुत छोटा हो जाता है। अब क्योंकि ल्यूमन छोटा है तो एयरवे कम है, तो कम एयर इनसाइड द लंग्स जाएगी और पेशेंट को या पर्सन को कम एयर मिलती है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है। अगर हम किताबी डेफिनेशन की बात करें तो एस्थमा क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी इन्फ्लेमेटोरी डिजीज, यानी COPD भी कह सकते हैं इसको। एस्थमा में क्या होता है कि जो हमारे पास पल्मोनरी एयरवे है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हमारे पास है ल्यूमन का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो अगर ये आपके पास ल्यूमन है तो यहाँ से इस तरह इन्फ्लेमेशन हुई है। इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए तो जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन का साइज छोटा हो जाता है। अब हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं? अच्छा, इसकी पहले वजूहात देख लेते हैं। एक तो ये एपिसोडिक अटैक होता है, यानी हमेशा 24 घंटे इंसान को नहीं रहता, अचानक से होता है, कभी कभी अटैक हो जाता है एस्थमा का। दूसरा वीज, यानी कि जैसे सीटी वाली साउंड आती है मुंह से, सीटियां जैसे नहीं मारते उस तरह की साउंड आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी कि सांस थोड़ा छोटा सांस लिया जाता है। म्यूकस सिक्रीशन बहुत बढ़ जाती है एयरवेज में। चेस्ट बिल्कुल टाइटनेस हो जाती है, जैसे चेस्ट आपका जकड़ा हुआ हो इस तरह। और ये अक्सर जब आप रात को सोने के बाद उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग्स में या लेट इवनिंग्स में या कभी कभी रात को सोते हुए ये इशू आता है, तो इसको हम एस्थमा कहते हैं। कॉजेज ऑफ एस्थमेटिक अटैक्स क्या है? सबसे पहले तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, यानी किसी की फैमिली में जेनेटिकली इस तरह की प्रॉब्लम आती है। दूसरा एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जैसे नंबर 1 पे है एलर्जेंस, कहीं पे किसी पर्सन को एलर्जी है, किसी को कोल्ड से, डस्ट से, स्मोक से या डिफरेंट इन्फेक्शन से, इवन पीनट्स वगैरह से एलर्जी। फिर साइड इफेक्ट्स ऑफ सम ड्रग्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से एस्थमा हो, जैसे पेनिसिलिन की वजह से एलर्जीज हो जाती हैं। या जब एक इंसान स्ट्रेस में हो या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है उस वक्त भी उसको एस्थमेटिक अटैक हो सकता है। ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आते हैं। अब हमारे पास ड्रग्स हैं कि हम इसको मैनेज कैसे करते हैं? तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एस्थमा में क्या हुआ है? हमारे पास एस्थमा में एयरवेज जो है वो छोटे हो गए हैं, यानी एयर वे छोटा हो गया। हमारे पास पहली स्ट्रेटजी होगी, जो हमारे पास एयरवे है उसको हम डायलेट कर दें, यानी इसको बड़ा कर दिया जाए। तो ऐसी ड्रग्स जो हमारे पास एयरवे को डायलेट करवा दे, वी कॉल देम ब्रोंकोडायलेटर्स। ये दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट ब्रोंकोडायलेटर्स, इनडायरेक्ट ब्रोंकोडायलेटर्स। और दूसरी तरह की ड्रग्स जो है उसको हम स्टेरॉइड्स यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो इस इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देते हैं, वी कॉल देम एंटी इन्फ्लेमेटरी, और वो हमारे पास होती हैं स्टेरॉइड्स। तो पहले बात करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स की। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करती हैं? उसमें हमारे पास ड्रग्स हैं शॉर्ट एक्टिंग में, साल्ब्यूटामोल, वेंटोलिन आती है, जो हमारे पास हम अक्सर नेबुलाइजर जिसको हम फुसफुस कहते हैं, नेबुलाइजर आती है। 1 to 2 रेशो विद है। टेबलेट्स भी आ सकते हैं 2 mg 4 mg में। सिरप भी आ सकते 2 mg पर 5 ml सिरप, इनहेलर वगैरह, इस तरह साल्ब्यूटामोल या वेंटोलिन आती है। अगली ड्रग है टर्ब्यूटलीन, एरोनिल के नाम से आती है, टैबलेट में भी सिरप में भी है। तो ये क्या करती है? ब्रोंको जो हमारे पास एयरवे है उसको डायलेट कर देती है। अब ये करती कैसे है? जो हमारे पास एयरवेज है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, इनको कहते हैं बीटा 2 रिसेप्टर। ये ड्रग जाके बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करती है। बीटा 2 रिसेप्टर जो है ब्रोंकियोल को डायलेट करवा देता है। इसके बाद लॉन्ग एक्टिंग जो हमारे पास ड्रग है वो है साल्मीटिरोल, वो फिर लंबे अरसे तक जो है हमारे ब्रोंकियोल्स को डायलेट रखता है।
इनडायरेक्ट ब्रोंकोडायलेटर्स में हमारे पास आती है मिथाइलजिंथीन। अब मिथाइलजिंथीन में ड्रग है अमाइनोफाइलिन और थियोफाइलिन, ये भी हमारे पास ब्रोंकियोडायलेटर्स हैं जो इनडायरेक्टली जो है यानी वो बीटा रिसेप्टर पे नहीं जाते लेकिन ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देते हैं। इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि थियोफाइलिन वगैरह के नर्वसनेस, इंसोम्निया, जीआईटी अपसेट, लेकिन ये अच्छी ड्रग्स होती हैं, हमारे पास यूज होती हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में जो हमारे पास है स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स जो हैं वो अक्सर क्लिनिकली यूज किए जाते हैं इमरजेंसी की कंडीशन में, खास करके इंट्रावीनसली हम स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन 100 mg 200 mg का इंजेक्शन आता है। इंट्रामस्कुलर प्रोटेक्शन के लिए प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ओरल में देखा जाए तो हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन की जो है टैबलेट्स वगैरह ये आती हैं। इनहेलर में देखें तो बेक्लोमेथासोन और ब्यूडिसोनाइड, ये सारी की सारी स्टेरॉइड्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देती हैं और इमरजेंसी की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। साइड इफेक्ट्स इनके होते हैं एडिमा, रीनल फेलियर, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोमलेशिया, अल्सर, ये डिफरेंट स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर देती हैं, तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एस्थमेटिकस। स्टेटस एस्थमेटिकस क्या होता है? एक पर्सन है जिसको क्रॉनिकली एस्थमा यानी कई सालों से उसका एस्थमा है, अचानक सिवियर अटैक हो जाए, एक्यूट सिवियर क्रॉनिक जो होता है क्रॉनिक एस्थमा का एक्यूट अटैक हो जाए, सिवियर काइंड ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज स्टेटस एस्थमेटिकस। तो उसको मैनेज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑक्सीजन इनहेलेशन की जाती है, फिर साल्ब्यूटामोल की नेबुलाइजेशन 3 टाइम्स फॉर 20 मिनट्स की जाती है। हाइड्रोकोर्टिसोन इंट्रावेनसली लगा दिया जाता है हर 6 घंटे बाद, दिन में 4 बार। अमाइनोफाइलिन की इंजेक्शन की इन्फ्यूजन लगाई जाती है और एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं अगर कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से सिवियर काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन हुई है। तो ये डिफरेंट हमारे पास एस्थमा की मैनेजमेंट थी और ये हमारे पास एक बहुत सीरियस क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो हम इस कंडीशन को फार्माकोलॉजिकली मैनेज कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।